हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलास्टिसिटी का 5th लेक्चर है। इसमें हम 11th लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो आप एक-एक का डायग्राम बनाएँ और उसको नोट करें और यहाँ पर देखें। देखिए, ये हमने एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व दिया है। इसमें स्ट्रेस में जो वाई एक्सिस पर है, इसमें 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मल्टीप्लिकेशन भी होगा डाटा के साथ। यहाँ पर स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, आपको मालूम है। ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ थोड़ा ये कर्व हो गया है। इसमें इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो यंग मॉडुलस पूछा है। नेचुरल है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो स्लोप होगा वो यंग मॉडुलस देगा। और वाई तो स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन आ रही है क्लियर। ये 150 पर पॉइंट है और नीचे पॉइंट 002 पर है। तो स्ट्रेस हो गया 150 इंटू ये जरूर मल्टीप्लाई करना जो वाई एक्सेस पर लिखा होता है 10⁶ और डिवाइडेड बाई 0.002, तो ये आपका यंग मॉडुलस आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ पूछा है। यील्ड स्ट्रेंथ के लिए रफली यहाँ पर देखें, स्ट्रेट लाइन के बाद यहाँ पर ये कर्व हो गया है। तो नेचुरल है कि जो ये हाईएस्ट पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो यील्ड स्ट्रेंथ ये 300 पर है, तो 300 इंटू 10⁶, ये 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में इसमें 2 ग्राफ दिए गए हैं, एक ए ग्राफ है, दूसरा बी ग्राफ है। ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के कर्व हैं दोनों। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पूछा है कि इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है, ग्रेटर देन। तो स्लोप ए का ज्यादा है, यहाँ से आप स्लोप देखते हैं। ठीक, आपको मालूम है कि यंग मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो नेचुरल है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो स्लोप होगा, यानी कि थीटा यहाँ अगर लिखा है तो tan थीटा, वो यंग मॉडुलस देगा आपको। ठीक, तो स्लोप ए का ग्रेटर देन है स्लोप बी के, इसका मतलब वाई ए ग्रेटर देन वाई बी होगा, यानी ए का यंग मॉडुलस बी से ज्यादा होगा। प्लास्टिक रीजन पूछा है, किसका ज्यादा है, तो प्लास्टिक रीजन ए का ज्यादा है, क्योंकि ये रीजन ज्यादा है और ए जो है वो मोर डक्टाइल होगा। तो प्लास्टिक रीजन ऑफ ए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये रीजन पी क्यू है। ठीक, इज मोर देन बी है, हेंस ए इज मोर डक्टाइल होगा। ठीक, और नेचुरल है ये ज्यादा डक्टाइल है, तो ये वाला मटेरियल मोर ब्रिटिल होगा। तो बी वाला इज मोर ब्रिटिल है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि कौन सा ज्यादा वायर, ए या बी स्ट्रॉन्गर है। तो ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसका जो आपका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो काफी आगे है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहीं पर पहले है, यानी कि ये वायर जो ए वाला है वो मोर स्ट्रॉन्गर है। यहाँ लिखा हुआ है मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर, इट कैन विदस्टैंड मोर स्ट्रेस बिफोर इट ब्रेक्स। ठीक, इसका ये लेंथ कम है प्लास्टिक रीजन की, ये पहले ब्रेक हो रहा है, ये बाद में ब्रेक हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद ये थर्ड न्यूमेरिकल में इसमें एक स्टील का वायर है, एक ब्रास का वायर है। स्टील का वायर 4 kg मास से अटैच है और ब्रास का वायर नीचे 6 kg मास से अटैच है। लेंथ गिवन है, आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो अलग से। लेंथ स्टील वायर की 1.5 मीटर गिवन है, ब्रास वायर की लेंथ 1.0 मीटर गिवन है। यंग मॉडुलस गिवन है स्टील का और ब्रास का। ठीक, और डायमीटर ईच वायर का दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। तो इसमें इलोंगेशन पूछा है, इसको हमने यहाँ पर नोट किया है। कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द 2 वायर। तो फर्स्ट वायर का जो इलोंगेशन का फार्मूला डेल्टा एल, इससे निकालेंगे यंग मॉडुलस से। यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, यानी mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल है। फार्मूला आप नोट कर चुके हैं थ्योरी में, इससे डेल्टा एल निकालें। ठीक, डायमीटर का हाफ कर लें, रेडियस हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। इसके बाद इसमें आपका पहले हमने निकाला है स्टील के लिए। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि जब स्टील के लिए आप मास अटैच करेंगे वेट, तो यहाँ पर 4 kg का भी वेट लगेगा और 6 kg का भी वेट लगेगा, क्योंकि दोनों मास जो हैं वो इसके लोअर पोर्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का वेट लगेगा। तो जी 9.8 लिया है, मास लिया है स्टील के लिए, दोनों लगेंगे 6 + 4, ये 90 न्यूटन आ रहा है, 98 न्यूटन। तो यहाँ पर ये डाल दिया सीधे 98 न्यूटन। ठीक, लेंथ दी हुई है आपकी यहाँ पर 1.5 मीटर स्टील की लेंथ लगेगी, रेडियस का हाफ कर लिया और YS की वैल्यू पुटअप कर दी। ये लेंथ आपकी स्टील की आ रही है 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। इसी तरह से ब्रास वायर के लिए निकाला है कि इलोंगेशन कितना होगा, इसमें जो मास लगेगा वो 6 kg का लगेगा, इसलिए
मास और जी मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आपकी 58.8 न्यूटन आ रही है। इसमें हमने डाटा नहीं डाले हैं, आप डाल दें। यहाँ पर जो लेंथ है वो 1 मीटर यूज करें ब्रॉस के लिए, ठीक। और यंग मॉडुलस गिवन है, रेडियस गिवन है, ये डालें तो इसका जो इलोंगेशन आएगा वो 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर इलोंगेशन आएगा, ठीक है ना। तो आप तीनों क्वेश्चन जो है वो नोट करें। हाँ, इसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो 4th क्वेश्चन को नोट करें। लिखें 4th क्वेश्चन, देखिए 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम, 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ स्टील सपोर्ट ए मास ऑफ 50,000 kg, यानी 4 आइडेंटिकल कॉलम हैं जो 50,000 के मास को सपोर्ट कर रहे हैं। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम आर 30 centimeter and 40 centimeter. Assuming load distribution to be uniform, यानी एक जैसा लोड डिस्ट्रीब्यूशन है। कैलकुलेट कंप्रेशनल स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन का कैलकुलेशन करना है। और यंग मॉडुलस गिवन है, वो हमने नोट कर रखा है स्टील का, उसे आप नोट कर लें। देखिए ये है हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर में जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे वो नेचुरल है कि आउटर का एरिया निकाल कर और इनर साइड के एरिया को माइनस करेंगे। ओके, तो जरा ध्यान दें, हमारे में यंग मॉडुलस आप नोट कर लें, गिवन है। R1 दिया है 30 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर दें, यानी 10⁻⁻² मल्टीप्लाई कर दें। R2 40 सेंटीमीटर है, इसमें 10⁻⁻² मल्टीप्लाई करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालें, पाई R2² माइनस R1², पाई की और इनकी वैल्यू डालें, ये एरिया आप चेक कर लें 0.22 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब कॉलम 4 हैं, तो इसलिए एक कॉलम पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालें। नेट वेट mg होगा, उसमें डिवाइड करें 4 का, मास 50,000 kg गिवन है, g 9.8 डालें, 4 से डिवाइड करें तो ये फोर्स आ जाएगा, ठीक। अब स्ट्रेन क्या होती है, फार्मूले पर जाएं, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, क्योंकि यंग मॉडुलस है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक। फोर्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एरिया को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया है और ये वैल्यू पुटअप कर दी है 0.22, और ये यंग मॉडुलस है 2 × 10⁻11, तो कंप्रेशनल स्ट्रेन ये आ जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसमें यूनिट की जरूरत नहीं है। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखिए ए रिजिड बार ऑफ मास 15 kg, ए रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड, a rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires each of 2 meter long, 3 wires each of 2 meter long. Those at each end are of copper. ये रिजिड बार है, ये 15 kg लिखा है, इस पर ये 3 वायर लगे हुए हैं, जो बाहर के वायर हैं वो कॉपर के हैं, यहाँ कॉपर लिख दिया है, और बीच का जो वायर है वो आयरन का है, ठीक। तो यहाँ पर लिख दें those at each end are of copper and middle one is of iron, यानी बीच का आयरन का है। Determine ratio of their diameter if each is to have the same tension, ठीक। और यंग मॉडुलस गिवन है, यंग मॉडुलस कॉपर का और आयरन का, वो हमने बोर्ड में लिख रहे हैं, और G 9.8 है, आप उसको लिख सकते हैं। ये Y कॉपर का है और ये Y आयरन का है। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट देखने की कोशिश करें कि इसमें ये टेंशन है T और T तीनों, नेचुरल है कि 3T mg को बैलेंस करेगा। अगर आप T का कैलकुलेशन करेंगे तो mg/3 होगा, और ये इक्वल होगा क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इनके कैलकुलेशन की इसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर जो है वो डायमीटर का रेशियो पूछा है, तो पहले फार्मूले में चेक कर लें, क्योंकि इसमें 2 वायर कॉपर के हैं और 1 वायर आयरन का है। अब फार्मूला देखिए y का, ये mgl/πr² डेल्टा l होता है, रेडियस सेम है, लोड सेम है, यानी mg सेम है, ठीक।
ये वाला वेट, यहाँ पर mg नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जो टेंशन T पड़ेगा mg/3। L सेम है, लेंथ सबकी सेम है, ठीक, और ये डेल्टा L है। देखिए इस कंडीशन में ये तीनों वायर पैरेलल में कहलाते हैं, ठीक, और इनमें तीनों में जब पैरेलल में होगा तो ध्यान रखना कि इनमें एक्सटेंशन सेम होता है तीनों में, ठीक, तो डेल्टा L यहाँ पर सेम होगा। तो अब जरा समझने की कोशिश करें कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर के है। बाकी पैरामीटर कांस्टेंट है, टेंशन कांस्टेंट होगा, लेंथ कांस्टेंट है, डेल्टा L कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इसलिए y प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर लिखा है, तो y प्रोपोर्शनल टू 1 डायमीटर का स्क्वायर हो गया, तो डायमीटर हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√y। अब बहुत सिंपल है, आपको y तो दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर ये इनवर्सली था, रूट लगा दिया, ऊपर ये कॉपर है तो यहाँ आयरन लिखें, नीचे कॉपर का, ये दोनों वैल्यू डाल दी और रूट ले लिया तो इनका रेशियो निकल आया। आप समझ गए होंगे। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें अननेसेसरी बहुत टाइम की वेस्टिंग होगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें, लिखिए ए 14.5 kg मास, ए 14.5 kg मास अटैच्ड to the end of steel wire of length 1 meter. A 14.5 kg mass attached, note करें, is attached to a steel wire of length 1 meter, ठीक, is moving in a circle with an angular velocity 2 radian per second at the bottom of circle, यानी जब वो सर्किल में मूव कर रहा है, वर्टिकल सर्किल है, उसके बॉटम पर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दी गई है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, उसको रिवॉल्व करा दिया सर्किल में, ठीक है, तो रोटेट इन ए वर्टिकल सर्किल विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन, रिवॉल्व लिखना, रिवॉल्व इन ए वर्टिकल सर्किल विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड एट द बॉटम ऑफ द सर्किल, ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसके डाटा नोट करते जा रहे हैं। देखिए जो लोड दिया हुआ है आपका वो 14.5 kg मास है, तो यहाँ पर मास को लिखें 14.5 kg, लेंथ दे रखी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, लेंथ 1 मीटर है और एरिया 0.065, लेंथ 1 मीटर, एरिया 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड, एरिया दिया, लेंथ दिया है, ठीक। आप नोट करें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, व्हेन मास इज एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। यंग मॉडुलस इसका स्टील का 2 × 10⁻11, यंग मॉडुलस स्टील का 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए जब वर्टिकल सर्किल में कोई बॉडी मूव करेगी और लोएस्ट पॉइंट पर है तो आपको ध्यान होगा टेंशन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, ठीक, तो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी देखकर देखें यहाँ, T - mg इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, a होता है r ओमेगा स्क्वायर, तो टेंशन कितना हो गया, टेंशन हो गया mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान, r आपका आ रहा है वो नेचुरल है कि इस जो सर्कुलर में मूव कर रहा है उसकी लेंथ होगी, ठीक, तो यहाँ हम ऐसा कर रहे हैं कि r की जगह l लगा दो जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, ये लेंथ l ले लो, ठीक, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। मास गिवन है, लेंथ गिवन है ये वाली, और ओमेगा आपको मालूम है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो इससे t का कैलकुलेशन कर लें।
तो इसमें आप सभी वैल्यू डालकर टी को चेक करें। ये 200.1 न्यूटन आ रहा है या 200 न्यूटन, ये नियरली 200 न्यूटन आ रहा है। ओके, अब इसमें पूछा है कि इलोंगेशन कितना होगा, तो आपको मालूम है कि y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, उससे हम इलोंगेशन निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, ये बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल ओवर एल। हमको यहाँ पर डेल्टा एल की रिक्वायरमेंट है, तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। ठीक, तो फोर्स की जगह टेंशन लगाएं ये वाला, यानी यहाँ ध्यान रखना नेट टेंशन निकाल कर तब इसमें वैल्यू पुटअप की जाएगी। टी इंटू एल एरिया इंटू वाई, यानी कि टी की वैल्यू 200 इंटू लेंथ कितनी है वायर की 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.065 इंटू 10⁻⁻⁴ और यंग मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11, ये इलोंगेशन दे देगा। तो ये जो आपका इलोंगेशन आ रहा है इसमें वैल्यू डालकर ये 1.54 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.54 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। नेचुरल है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था कि जब हम सर्किल में मूव कराएंगे तो जो टी निकाल कर, तो टी कैसे निकालेंगे, mg डाउनवर्ड लग रहा है, टी अपवर्ड लग रहा है। ठीक, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होगा, तो इसलिए टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ है और स्ट्रिंग की लेंथ को एल से लिखें, इसलिए एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें कहीं पर भी इलोंगेशन पूछें तो आप पहले उसमें टेंशन निकालें और वो टेंशन को फोर्स की जगह पर अप्लाइड करें यहाँ पर, क्योंकि वो नेट फोर्स जो है वो उसमें लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें आप, लिखिए। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है उसमें हम आपका डायग्राम पहले बनाते हैं और फिर आप जो है वो उसमें नोट करें और लिखते भी जाएं। लिखिए, ए रॉड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर, a rod of length 1.05 meter having negligible mass is supported at its end by 2 wires, one steel and other aluminum। ठीक, एक रॉड जो है वो 2 वायर से अटैच कर दिया, एक स्टील का और दूसरा एल्युमिनियम का। तो ये रॉड बना लिया हमने, इसे 2 वायर से सपोर्टिंग दे दी। यहाँ पर ये वायर, एक वायर ये लगा दिया स्टील का और दूसरा एल्युमिनियम का, और ये एक रॉड दे दिया है। ठीक, डायग्राम साथ साथ बना लें। लिखिए, ए रॉड ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो 1.05 है, वो भी यहाँ नोट कर दें, 1.05 मीटर। ठीक, a rod of length 1.05 meter having negligible mass is supported at its ends by 2 wires, one steel and other aluminum। ठीक, लेफ्ट वाला उधर का स्टील का लिया है और इधर वाला जो है एल्युमिनियम का है। ठीक, ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील एंड एल्युमिनियम 1 मिलीमीटर स्क्वायर एंड 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ये स्टील का, ये एल्युमिनियम का, ये वायर, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील का है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, और जो एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। ये दोनों का, ये नेचुरल टेंशन ऊपर लगेगी, ऊपर को यहाँ पर T1 और T2। ठीक है, दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया नोट कर लें। एट व्हाट पॉइंट, अब ठीक से लिखना, एट व्हाट पॉइंट अलोंग द रॉड शुड ए मास बी सपोर्टेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, लिखा, एट व्हाट पॉइंट अलोंग द रॉड शुड ए मास बी सपोर्टेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस एंड इक्वल स्ट्रेन। ठीक, तो ये कह रहा है
कि इस रॉड में किस जगह पर, मान लो यहाँ मास अटैच कर दिया, किस जगह मास अटैच करें कि एक पार्ट है क्वेश्चन का कि इनमें दोनों में सेम स्ट्रेस हो और दूसरे में सेम स्ट्रेन हो। तो पहला पार्ट ले रहे हैं सेम स्ट्रेस, ठीक, लास्ट में लिखा हुआ। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने जो टेंशन ले लिया है वो T1 और T2 टेंशन यहां पर ले लिया है, ठीक। तो यहां पर नोट करें, लेट द टेंशन इन द वायर T1 एंड T2 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए ये पॉइंट हम कोई ले रहे हैं P, इसके अबाउट टॉर्क ले लो, तो T1 इंटू ये डिस्टेंस x ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1.05 माइनस एक्स, टोटल है 1.05, ये x ले लो, ये T2 ले लिया और इसकी डिस्टेंस 1.05 माइनस एक्स, ये इक्वेशन एक तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब नीचे नोट करें, पहला पार्ट क्या है कि स्ट्रेस सेम होना चाहिए। स्ट्रेस सेम होने का मतलब है कि T1 का स्ट्रेस होगा टेंशन अपॉन, स्टील का वायर है, एरिया स्टील का, T2 और ये एरिया एल्युमिनियम का, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक। ध्यान दें दोनों के एरिया गिवन है ना, और यहाँ पर एक इक्वेशन ये, तो इससे आपको रिलेशन बन जाएगा, आपका स्टील का एरिया T1 अपॉन 1 है और ये T2 अपॉन 2 है, तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू ट्वाइस T1 बन गया। अब यहाँ आप T2 की जगह ट्वाइस T1 डाल दें तो T1 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दें और लिख दें बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 वी गेट x इज इक्वल टू 0.70, x इज इक्वल टू 0.70, यानी इतने डिस्टेंस पर इसको लगाना पड़ेगा, ठीक। मीटर में है, मीटर नोट कर देना। दूसरे में दिया है कि स्ट्रेन सेम होना चाहिए, तो स्ट्रेन क्या होता है आपको मालूम है कि स्ट्रेन, सेकंड पार्ट लिखें सेम स्ट्रेन, कह रहा है कि ये mg मास कहां पर लगाएं कि इन दोनों वायर में एक क्वेश्चन में सेम स्ट्रेस हो और एक क्वेश्चन में सेम स्ट्रेन हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, फॉर सेम स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का फार्मूला ध्यान दें, y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो गया स्ट्रेस अपॉन वाई, ठीक। अब वायर स्टील और एल्युमिनियम का है तो दोनों में स्ट्रेन सेम है, इसका मतलब इसमें स्ट्रेस कितनी है, पहले उस वाले वायर में T1 अपॉन एरिया AS, ये स्टील का, और ध्यान दें दोनों की स्ट्रेन को हम सेम कर रहे हैं, हमने स्ट्रेस लिखा किसका, स्टील का, और इसका यंग मॉडुलस स्टील का, ठीक, इज इक्वल टू, यहां पर स्ट्रेन किसका लें, एल्युमिनियम वाले का, कितना T2 डिवाइडेड वाई, स्ट्रेस कितना होगा एरिया एल्युमिनियम का डिवाइडेड वाई यंग मॉडुलस एल्युमिनियम का, ये देखिए बन गया, हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक। अब इसमें ध्यान दें, आपको दोनों के एरिया मालूम है और यंग मॉडुलस गिवन है। यंग मॉडुलस जो है वो नोट करें, हमने नोट नहीं कराया है। यंग मॉडुलस जो दिया हुआ है गिवन आपको, वो एक है 2 इंटू 10⁻11, यंग मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11, ठीक। ये आपका जो दिया हुआ यंग मॉडुलस ये स्टील का, और एल्युमिनियम का 7 इंटू 10⁻11, यंग मॉडुलस स्टील का 2 इंटू 10⁻11 और एल्युमिनियम का 7 इंटू 10⁻11, बाकी यूनिट नोट कर दें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे, दोनों यंग मॉडुलस डाल दें, दोनों एरिया डाल दें, तो T1 और T2 का रिलेशन मिल गया। तो T1 और T2 का ये रिलेशन जो आपका बन रहा है ये 0.70 आ रहा है, T2 इज इक्वल टू 0.70 T1, यानी एल्युमिनियम का जो टेंशन है वो दूसरे वाले वायर का T2 का, वो पहले वाले वायर का 0.70 है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 लो या 4 ले लो, और ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें T2 की वैल्यू पुटअप कर दो तो x निकल आएगा।
तो यहाँ पर लिखे नीचे, बाई सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 4 वी गेट, और चेक कर लेना, वी गेट x इज इक्वल टू 0.43 मीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन को इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें। हमने एक आपको क्वेश्चन कराया था उसका डेंसिटी के वेरिएशन का, हम उस पर एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। लिखिए, द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एट द सरफेस इज 1.03 into 10 raised to power 3, 1.03 into 10 raised to power 3 kg per meter cube, kg per meter cube। देखिए, व्हाट इज द डेंसिटी एट ए डेप्थ वेयर द प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर, 80 एटमॉस्फेयर, ATM लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गिवन कंप्रेसिबिलिटी K इज इक्वल टू, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर लिखते हैं, K इज इक्वल टू 45.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, 45.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, नोट किया। 1 पास्कल है, पास्कल पावर -1, हम के लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 45.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, 45.8 इंटू 10 रेज़ टू -11 पास्कल पावर -1। ठीक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी लिख देंगे। तो डेंसिटी पूछी है कि डेप्थ में कितनी होगी, डेप्थ कितनी, प्रेशर दे रखा है। ठीक, तो व्हाट इज इट्स डेंसिटी एट द डेप्थ वेयर द प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर है आपका 80 एटमॉस्फेयर। आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे, इसको ATM करके लिखते हैं। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 है, कभी कभी 1.01 ले लेते हैं, इन्होंने 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 लिया है। 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ये पास्कल में आ जाएगा। ठीक, ये नेट प्रेशर बन गया। K दे रखा है, अगर आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B निकालेंगे तो 1/K के इक्वल होगी, वो आपको मालूम है। ओके, अब डेंसिटी दे रखी है सरफेस पर 1.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, डेंसिटी 1.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। आपको याद होगा हमने डेंसिटी का फार्मूला डायरेक्ट कराया था, रो डेस इज इक्वल टू रो 1 माइनस प्रेशर जो पड़ रहा है अपान बी, बी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस के और डेल्टा पी। सिंपली इसमें वैल्यू डाल दें, डेंसिटी गिवन है 1.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 1 माइनस के की वैल्यू गिवन है, जरूरत नहीं है बल्क मॉडुलस निकालने की, 45.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। प्रेशर गिवन है, प्रेशर आपका हमने ये यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई नहीं किया है, 80 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। ये प्रेशर जब दिया जाता है ना तो कई तरह से देते हैं, एक तो HROG फार्मूला है, कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लर्न कर लें कि 1.013 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर आप ओशियन में नीचे डेप्थ पर जहाँ प्रेशर इतना है वहाँ डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये 1.034 इंटू 10 रेज़ टू 3 आ रही है, 1.034 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब आ रही है। ठीक है, तो सरफेस पर डेंसिटी इतनी थी, बस इतना ही वेरिएशन हुआ है।
ठीक है ना, स्मॉल वेरिएशन होता है। कभी कभी हो सकता है कि डेंसिटी वेरिएशन में आपको जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक में न देकर प्रेशर का ये फार्मूला यूज करा दें एच रो जी, तो फिर आप हाइट दी होगी, डेंसिटी दी होगी, उसको मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है ये डेंसिटी का जो है वेरिएशन का, इसको आप जरूर ध्यान रखें जो है। एक क्वेश्चन आप और नोट करें, लिखिए एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड ए स्टील वायर ऑफ लेंथ and a steel wire of length 1.6 मीटर, both of diameter, दोनों का डायमीटर एक ही है, both of diameter 3 मिलीमीटर are connected end to end, यानी कि ऐसे कनेक्ट हैं end to end ऐसे, ठीक, are connected end to end when stretched by a load the net elongation is found to be 0.70 मिलीमीटर, यानी कि जो नेट इलोंगेशन दोनों वायर में हो रहा है वो 0.70 हो रहा है, यानी पहले वायर में इलोंगेशन डेल्टा L1 है, दूसरे में डेल्टा L2 है, तो ये पॉइंट डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 मिलकर 0.70 मिलीमीटर है। यंग मॉडुलस दिया हुआ है कॉपर का 1.1 इंटू 10⁻11, यंग मॉडुलस कॉपर का 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कॉपर का यंग मॉडुलस गिवन है, और स्टील का भी है, ये 2 इंटू 10⁻11 है। ये सभी पेपर में वैसे दिया रहता है 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों यंग मॉडुलस गिवन है। बाकी आप डाटा नोट करें, रेडियस दोनों की दी है, रेडियस 1 ये डायमीटर दिया था 3 मिलीमीटर जो हमने आपको लिखाया है, रेडियस 1, लेंथ कॉपर की लिखें, लेंथ 2.2 मीटर है, हम यहाँ पर डाटा नोट करते हैं सभी। ये दोनों वायर सीरीज में लगे हैं, तो आप सीरीज और पैरेलल दोनों का यहाँ पर समझ जाएंगे कि कैलकुलेशन किस तरह के करते हैं। अभी जो लगाया था वो पैरेलल था, पैरेलल में इलोंगेशन सेम होगा, इसमें इलोंगेशन अलग अलग होगा, ठीक है। तो कॉपर वायर का लेंथ L1 2.2 मीटर, कॉपर के लिए लेंथ L1 2.2 मीटर, रेडियस R1, डायमीटर का हाफ कर दें, रेडियस दी है 1.5 मिलीमीटर है, रेडियस 1.5 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दें इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक। और यंग मॉडुलस हमने ऊपर लिख रखा है, स्टील वायर की लेंथ 1.6 है, रेडियस इतनी होगी, यंग मॉडुलस दे रखा है। फॉर स्टील वायर लेंथ L2, फॉर स्टील लेंथ L2 2.0 मीटर, नोट करें, अभी हमने नोट कराई है। स्टील वायर की जो लेंथ है वो 1.6 है, सॉरी यहाँ पर 1.6 करें, 1.6 मीटर, बाकी रेडियस सेम है, यंग मॉडुलस हमने आपको नोट करा दिया ऊपर है, और नेट लेंथ डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 मिलाकर 0.70। अब इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान दें, ये सीरीज में लगे हुए हैं, समझ गए ना, यानी कि जैसे ये वायर है तो ये एंड टू एंड कनेक्शन है, एक वायर स्टील का हो गया और एक कॉपर का हो गया, एंड टू एंड कनेक्शन है, ठीक। तो नोट करें, सिंस बोथ द वायर हैव सेम टेंशन, इसमें टेंशन सेम होगी, एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हेंस हैव सेम टेंसाइल स्ट्रेस, हेंस हैव सेम टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस दोनों में सेम होती है, अपने कॉन्सेप्ट को लगाते समय ध्यान रखना, सेम टेंशन होगी, सेम एरिया है, इसलिए टेंशन भी यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस सेम होगा। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। तो आपको ध्यान होगा Y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L,
तो फिर एफ अपान ए इज इक्वल टू होगा वाई डेल्टा एल अपान एल। अब इसमें 1 लगा दे रहे, वाई ये हमने कॉपर के लिए 1 लगाया है, ठीक है, तो वाई कॉपर का, डेल्टा L1 लेंथ L1, इसी तरह से स्टील का डेल्टा एल स्टील का और एल स्टील का। ध्यान दें L2 लिख दे रहे, हमने यहाँ L2 लिखा है, ये वाला L1 ये L2। अब L1 L2 आपको मालूम है, ठीक, और एरिया का जो रेडियस सेम है उसका यहाँ कोई काम नहीं आया है, तो इसमें डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का रेशियो निकल आएगा, क्योंकि कॉपर का और स्टील का दोनों के वाई आपको मालूम है। तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू आ रहा है 3.5 डेल्टा L1 इज इक्वल टू 2.5 डेल्टा L2। डेल्टा L1 इज इक्वल टू 2, इसे चेक कर लेना, डेल्टा L1 इज इक्वल टू 2.5 डेल्टा L2। अब ध्यान दें, आपको डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 क्वेश्चन में गिवन है, इससे आप डेल्टा L1 और डेल्टा L2 को सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर नोट कर लें, आपका जो डेल्टा L1 आ रहा है, डेल्टा L1 वो 0.5 मिलीमीटर या 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर आ रहा है। डेल्टा L1 0.5 मिलीमीटर, नोट करें, डेल्टा L1 0.5 मिलीमीटर या 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर आ रहा है। इसी तरह से डेल्टा L2 नेचुरल है, ये 0.7 है, तो ये 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये आपका दोनों का सेपरेट इलोंगेशन आ गया है, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने पूछा था कि नेट इलोंगेशन दिया हुआ है, ऑब्टेन द लोड अप्लाइड, लोड कितना निकाला गया है, ठीक। तो लोड निकालने के लिए आप किसी भी एक इसमें से यूज कर लें, एरिया आपको मालूम है, फोर्स पूछा गया है, किसी से भी आप कैलकुलेट कर लें। तो फोर्स F इज इक्वल टू एरिया गामा, ये वाई कॉपर का, सॉरी, डेल्टा L1 अपान लेंथ L1, एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ यूज होगा ये रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, चाहे एक में लगाएं चाहे दूसरे में, आंसर सेम आएगा। इससे लोड अप्लाइड ही पूछा है, पहले डेल्टा L1 निकालें, डेल्टा L2 निकालें और उसके बाद लोड अप्लाइड निकालें। तो जो लोड अप्लाइड आपका आ रहा है F इज इक्वल टू वो 1.8 इंटू 10⁻², 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो जरा ध्यान रखना कि सीरीज में हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में जो डाटा दिए होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस हिसाब से उसमें वैल्यू जो दी गई हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप और केवल लगा लें, लिखिए, देखिए स्टील वायर ऑफ लेंथ, ये स्टील वायर ऑफ लेंथ, जल्दी नोट करना, ये स्टील वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 3 मिलीमीटर, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 3 मिलीमीटर। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है, इसलिए क्वेश्चन उसका लगना जरूरी है। और 11th एग्जाम में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर जो आपने फार्मूला ड्राइव किया था 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, उसके ऊपर क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए आप ये क्वेश्चन को इसको ध्यान रखें। आप नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर स्ट्रेच्ड थ्रू 3.0 मिलीमीटर, लेंथ L 3 मीटर है और डेल्टा L जो है वो आपका मिलीमीटर में गिवन है, ठीक, वो भी आपका जो है वो 3 मिलीमीटर है। देखिए, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर 5 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी 3 है और ये मीटर में, ये मिलीमीटर में, ठीक, ये मीटर में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इन द स्ट्रेच्ड कंडीशन, ठीक, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील यानी वाई स्टील का। कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दें स्टोर्ड इन द वायर,
ठीक। वाई दिया है 2 इंटू 10⁻11 यंग मॉडुलस स्टील का 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस गिवन है। अब आप ध्यान दें, जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हुआ करता था आपका, वो है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम। ठीक। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, जो डाटा दिए हों उसके अकॉर्डिंग टू चलेंगे। स्ट्रेस डेल्टा एल बाई एल, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, लेंथ हमने यहाँ कैपिटल एल लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप कैपिटल एल नोट कर दें। यहाँ पर डेल्टा एल को भी कैपिटल लिख दिया हमने, तो डेल्टा एल गिवन है, एल गिवन है, एरिया गिवन है और यंग मॉडुलस गिवन है। तो यंग यहाँ पर फोर्स नहीं दिया है आपको, ठीक है ना। तो जो यंग मॉडुलस होता है वो आपको मालूम है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, आप उसके टर्म्स में फार्मूले को नोट कर सकते हैं जब नहीं गिवन हो। ठीक। तो ये क्या है, ये स्ट्रेस है, तो इसकी जगह पर यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसकी जगह हम नोट कर सकते हैं, स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन, तो फिर स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर। बाकी एरिया लेंथ मालूम है, अब सभी डाटा मालूम है आपको, y मालूम है स्टील का, डेल्टा एल मालूम है, एरिया मालूम है, एल मालूम है। अब इसमें आप सभी वैल्यू यहाँ पर डाल दें, हमने y स्टील का कर दिया है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 1.5 जूल, 1.5 जूल। तो ध्यान रखना कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछी जाए, कभी कभी पर यूनिट वॉल्यूम भी पूछते हैं, जिसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, तो फिर वॉल्यूम को उधर डिवाइड कर लेना, ठीक है। और जो डाटा दिए हों उनको आप इसमें चेंज कर लें और फिर वहां पर वैल्यू पुटअप कर दें। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए हैं, आप लोग इनको प्रिपेयर करें और एक्सरसाइज को लगाएं। कोई डाउट हो या कहीं से कोई क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में नहीं आता है तो भी आप कमेंट में डालें। ओके।